हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और उसके अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी या वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो किसी भी कंपनी का वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या है, वो हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर अच्छे से समझा था। आज के लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं कि लिक्विडेशन करते टाइम जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार किया जाता है वो कैसे बनाया जाता है और उस स्टेटमेंट को कैसे ईजीली जो है हम याद रख सकते हैं ताकि एग्जाम में हम अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अटेंड कर पाए। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगर आपको बनाना सीखना है, उसका फॉर्मेट समझना है और आप चाहते हैं कि आपको याद हो जाए, तो आपको इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर टोटल लिस्ट दे रखी होती है। लिस्ट नंबर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी और एच। तो ए से लगाकर एच तक जो उसमें लिस्ट है वो आपको पता होनी चाहिए कि वो लिस्ट कौन सी है, उसका नाम कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल लिस्ट कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 लिस्ट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक। ठीक है, अब देखिए यहां पर इन लिस्ट को कैसे याद रखें वो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ में मैं समझा भी देता हूं। उसके बाद हम इसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करके सीखेंगे। तो देखिए एसेट्स के अंदर सबसे फर्स्ट लिस्ट जो आती है, तो एसेट्स के अंदर 2 लिस्ट है। एसेट्स में लिस्ट ए और लिस्ट बी। लायबिलिटी में 3 लिस्ट है, लिस्ट सी, डी और ई। फिर आगे 2 लिस्ट है शेयर कैपिटल में और एक डेफिशिएंसी एंड सरप्लस। तो इस तरीके से टोटल 8 लिस्ट होती है। एसेट में 2, लायबिलिटी में कितनी होगी 3, कितनी होगी 3 और 2 5, 2 है शेयर कैपिटल की तो 6 7 और एक है डेफिशिएंसी या सरप्लस की तो हो गई 8। ठीक है, तो ये जो ए और बी है ये एसेट से रिलेटेड है, सी डी ई है ये लायबिलिटी से रिलेटेड है, एफ और जी जो है ये शेयर कैपिटल से है और एच जो है ये डेफिशिएंसी या सरप्लस से। बस अब देखिए एसेट्स में मैंने बोला 2 लिस्ट है, ए और बी। लिस्ट ए के अंदर क्या है? एसेट विच आर नॉट स्पेसिफिकली प्लेस। ऐसी एसेट्स जिसको कहीं गिरवी नहीं रखा है, वो हमारे बिजनेस में ही, हमारे पास में ही, हमारी कंपनी की है। तो वो कौन कौन सी एसेट्स है और उनको बेचने से कितने रुपए मिलेंगे, वो सब लिस्ट नंबर ए के अंदर आएगा। लिस्ट नंबर बी के अंदर आता है सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर। यानी कि ये जो लिस्ट बी की एसेट्स होती है ना, ये गिरवी रखी होती है, प्लेस करी हुई होती है। इसको क्या कर दिया जाता है? प्लेस कर दिया जाता है। किसके पास? कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास में इसको प्लेस किया जाता है। यानी कि लिस्ट बी के अंदर जो एसेट्स है उसको प्लेस किया जाता है और लिस्ट ए के अंदर जो एसेट्स है वो नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, और ये स्पेसिफिकली प्लेस होती है किन्हीं क्रेडिटर के पास में गिरवी रखी हुई होती है। तो 2 तरह की एसेट होगी किसी भी बिजनेस में। एक जो आपके पास में पड़ी है, आपने उसको कहीं भी प्लेस नहीं किया है, गिरवी नहीं रखा। एक जो आपने कहीं गिरवी रख दिया है। जो आपने कहीं गिरवी नहीं रखा है, स्पेसिफिकली प्लेस नहीं है, आपके पास में पड़ी है, उसको बेचो, उसे जितना रिलाइज आएगा वो लिस्ट ए में लिखेंगे। और जो कहीं गिरवी रखी हुई है उसको बोलेंगे भाई तू हमारी एसेट बेच दे, तेरा जितना पैसा है वो ले ले, बाकी जो सरप्लस बचा वो हमको दे दे, और डेफिशिएंसी है तो भी बता दे। ठीक, तो ये लिस्ट बी के अंदर आ जाएगा। लायबिलिटीज की बात करूं तो यहां पर 3 लिस्ट मैंने बताई, लिस्ट सी, लिस्ट डी, लिस्ट ई। लिस्ट सी के अंदर आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या है, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा, है ना। लेकिन आप एक बार याद रखिए, इसमें क्या आता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ऐसे क्रेडिटर जिनको प्रेफरेंस होती है, जैसे गवर्नमेंट के कोई टैक्सेस ड्यू हो गए या सैलरी या वेजेस ड्यू हो गई पिछले 4 महीने की, तो वो जो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते हैं। सबसे पहले इनको पेमेंट किया जाता है। ओके, उसके बाद डिबेंचर होल्डर को पेमेंट किया जाता है। उसके बाद में लिस्ट ई के अंदर आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो जो भी एसेट है जो स्पेसिफिकली प्लेस नहीं है, लिस्ट ए के अंदर वो पैसा आ जाएगा। लिस्ट बी के अंदर जो गिरवी रखी हुई है उस एसेट्स को बेच देंगे और वो अपना पैसा काट लेंगे जिनके पास हमने गिरवी रखा है, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो हमको दे देंगे। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर तो अपने आप ही पे हो गए। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे करने होते हैं। फिर डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, उनको पे कर दो। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो बाकी बच गए उनको पे कर दो। सारी लायबिलिटी पे करने के बाद में भी हो सकता है आपके पास कुछ पैसा बच जाए। एसेट बेचने के बाद में जो भी लायबिलिटी वो सारी पे कर दी, कुछ पैसा बच गया, तो उस पैसे को सबसे पहले हम उससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उनको पेमेंट करेंगे। हर कंपनी में 2 तरह के शेयर होल्डर शेयर्स हो सकते हैं जो इसने इशू की हो, एक प्रेफरेंस और एक इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उनको पहले, इक्विटी से पहले पे करने का राइट होता है उनके पास, इसीलिए इनका नाम भी है प्रेफरेंस।
और ये लिस्ट एफ के अंदर आते हैं, और उसके बाद में भी कुछ पैसा बच जाए तो लिस्ट जी के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनको पे किया जाएगा। उसके बाद में भी कुछ पैसा बच जाए तो उसको बोलते हैं सरप्लस, और अगर पैसा ना बचे माइनस में चला जाए तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। ओके, अब कैसे स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो देखिए यहां पर ध्यान से समझना। सबसे फर्स्ट ऊपर लिखना होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ जो भी कंपनी का नाम है, मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड, तो यहां लिख दो एबीसी लिमिटेड। फिर एज ऑन कब कर रहे हैं ये लिक्विडेशन, कब कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कौन सी डेट को बना रहे हैं, जो भी डेट है आपकी वो डेट यहां आ जाएगी। उसके बाद सबसे फर्स्ट आएगा एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लीज, ऐसी एसेट्स जिनको गिरवी नहीं रखा है एज पर लिस्ट ए, उससे कितना आपको रियलाइज हो रहा है उसको बेचने से। जैसे आपने मशीनरी पड़ी थी, उसको कहीं गिरवी नहीं रखा, वो 1 लाख की थी, आपने उसको बेचा 80,000 में बिक गई तो 80,000, ठीक इतने की उससे मतलब नहीं, रियलाइज कितना हुआ उसको बेचने से वसूल कितना हो रहा है 80,000। जैसे आपके डेटर पड़े थे कुछ, उसमें से 1 लाख के डेटर है और उसमें से मान लेते हैं 12,000 के जो डेटर है वो बैड डेट से या प्रोविजन बनाया हुआ है, डूब गए पैसे, तो पीछे कितने बच गए 88,000, वो यहाँ लिख देंगे। ऐसे कैसे आपके कोई भी पड़ा हो, फर्नीचर पड़ा हो, जो जिसको भी बेचने से जितने भी रुपए मिल रहे हैं वो सब यहाँ लिख देंगे। ओके, तो ऐसी एसेट्स जो कहीं गिरवी नहीं रखी हुई है उससे देखो कितना रियलाइज हो सकता है, जितना रियलाइज हो वो ले लो। जैसे कैश पड़ा है आपके पास में वो भी इधर ही आएगा, आप कैश को तो क्या रियलाइज करेंगे, जितने रुपए है वो आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल के लिए 5,000, ऐसे मैंने लिखा। और उसके बाद में यहाँ पर इनकी टोटल हो जाएगी, भैया ये कितना है, जो भी है उसकी टोटल हो जाएगी। ठीक, ओके। फिर आता है लिस्ट नंबर बी। एसेट में 2 ही लिस्ट थी, एसेट स्पेसिफिकली प्लेस, ऐसी एसेट्स जिसको स्पेसिफिकली क्या कर दिया गया है, प्लेस कर दिया गया। लिस्ट बी जिसको बोला जाता है, इसको क्या किया गया, स्पेसिफिकली प्लेस कर दिया गया। भाई कोई लैंड पड़ी थी, हमने उसको जो है गिरवी रख दिया, ठीक है, लैंड पड़ी थी उसको गिरवी रख दिया। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, उस लैंड को जब जिसके पास गिरवी रखा है हमने, जो लिक्विडेटर है उस एसेट्स को बेचेगा, बेचने के बाद जिनके पास गिरवी रखा है पहले उनको पेमेंट करेगा। तो मान लेते हैं जो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू लैंड को बेचने से हमें प्राप्त हुई वो मान लेते हैं वही 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए मिल गए। और जिनके पास हमने गिरवी रखा था उस एसेट्स को, उस लैंड को, वो हमसे मांगते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 4 लाख रुपए, तो हम उसको बोलेंगे भाई 5 लाख में बेच दे, 4 लाख रुपए तेरे काट ले और 1 लाख रुपए जो बच रहे हैं वो हमको दे दे, वो हो गया सरप्लस, ये सरप्लस हो गया। और ये जो सरप्लस है ये ट्रांसफर हो जाएगा इधर, कहां पर, ये देखो यहां, एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम एसेट स्पेसिफिकली प्लेस, जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेस करी थी अगर उससे कुछ सरप्लस आ रहा है तो वो यहां लिख दो। और ऊपर क्या आया था, एसेट्स स्पेसिफिकली नॉट प्लेस्ड, यही टोटल आ जाएगी। और उसमें जो एसेट स्पेसिफिकली प्लेस करी थी उससे सरप्लस कितना आया, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया यहां पर 1 लाख रुपए आया, वो यहां लिख दो। और फिर इन दोनों की लिस्ट ए और लिस्ट बी से जो भी अमाउंट आ रहा है यहां से आएगा सरप्लस, और वहां का जो रियलाइजेबल वैल्यू, उन दोनों को प्लस करके यह अमाउंट आ जाएगा। अब कोई बोले सर वहां पर सरप्लस नहीं आया तो नहीं आया, तो नहीं आया, डेफिशिएंसी आ सकती है। ये देखो हो सकता है यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो है एसेट जो है वो, उससे हमको लैंड को बेचने से 5 लाख मिले, लेकिन सामने वाला बंदा जो है वो हमसे मांगता ही 8 लाख रुपए है ना, तो वो क्या 8 लाख रुपए हमसे मांगता है, तो वो अब हमको देगा थोड़ी, उल्टा ही हमसे मांगता है। वही 8 लाख रुपए किसी से हमने उधार लिए और लैंड गिरवी रख दी, उसने लैंड बेच के 5 लाख तो वसूल कर लिए, अभी भी वो हमसे कितने मांगता है, 3 लाख रुपए, तो वो डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी। ओके, आया समझ में जी, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में चली जाएगी डेफिशिएंसी। ओके, यानी कि अब ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएंगे, लेकिन तो यहां कुछ नहीं आएगा फिर, लेकिन सरप्लस आता है तो फिर यहां आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट, अब आगे देखो, यहां पर 2 चीजें समझ में आ गई। अब यहां पर जो भी चाहे सरप्लस आए लिस्ट बी से तो प्लस कर देंगे, नहीं आएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर यहां टोटल हो जाएगी। ये जो टोटल है ये क्या है, एस्टिमेटेड टोटल एसेट, ये है एस्टिमेटेड टोटल एसेट, एस्टिमेटेड टोटल एसेट अवेलेबल फॉर। अब ये जो टोटल पैसा पड़ा है हमारे पास, कुछ एसेट्स जो हमारे पास पड़ी थी उसको रियलाइज, उसको बेचने से वसूल हुआ, कुछ जो गिरवी रखी हुई थी वहां से सरप्लस आया, हो सकता है हो सकता नहीं आया, लेकिन पैसा तो इकट्ठा हो गया ना। अब उससे हम क्या करेंगे, लायबिलिटी पे करेंगे। हाँ, तो कौन कौन सी लायबिलिटी पे करेंगे,
ये पैसा किसके लिए अवेलेबल है? प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ओके, जैसे गवर्नमेंट की टैक्सेस हो गए, सैलरी हो गई, वेजेस हो गया। डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस, फिर डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर याद है, लिस्ट सी, डिबेंचर होल्डर लिस्ट डी, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ई। तो इनके लिए ये पैसा अवेलेबल है। ओके, तो इनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, इस बैलेंस को हमने क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे लायबिलिटी में। ये देखो यहां पर एस्टिमेटेड टोटल एसेट अवेलेबल फॉर, ये देखो वापस सेम का सेम है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी कि लिस्ट सी, डी और ई, और ये वाला अमाउंट यहां आ जाएगा। बस फर्क क्या है, यहां कैरी फॉरवर्ड किया, ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। तो ये क्या है बीच का, ये कुछ नहीं, ये समरी है। ये समरी इस चीज की है कि आपने जो प्लेस्ड एसेट्स थी, स्पेसिफिकली प्लेस्ड एसेट्स थी, हाँ, उसको बेचने से कितना पैसा मिला था, सरप्लस नहीं, टोटल कितना मिला था। देखो यहां पर टोटल कितना मिला था, ये देखो 5 लाख। तो ये 5 लाख यहां लिखना है, यहां पर भाई 5 लाख रुपीज मिले, तो 5 लाख यहां आ जाएगा, ठीक है, 5 लाख यहां आ जाएगा। इसके अलावा जो है ये मैंने गलती से लिख दिया यहां पे आ जाएगा आपका अदर एसेट, जो स्पेसिफिकली प्लेस नहीं थी, अदर एसेट्स। ओके, तो अदर एसेट, इन दोनों से जो भी पैसा मिला वो एक बार टोटल यहां समरी करके बताना, उसको आगे कहीं नहीं ले जाना, आगे तो यही जाएगा अमाउंट। ओके, यहां से कैरी फॉरवर्ड होकर ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, अब ये इसको कहां फॉरवर्ड करेंगे, यहां लायबिलिटीज में। अब लायबिलिटीज पे करनी है, हमको पता है हमारे पास इतना पैसा आया, जो एसेट हमारे पास पड़ी थी, प्लेस नहीं थी, उसकी रिलाइजेबल वैल्यू, और इतना पैसा आया, सरप्लस आया हमारे पास, जो एसेट्स प्लेस थी उसको बेचने के बाद में। अब उस पैसे से हमने लायबिलिटी पे करनी है, और लायबिलिटी पे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज हम पे कर चुके हैं, कौन सी, सिक्योर्ड क्रेडिटर को हम पेमेंट कर चुके हैं, इसलिए वो इधर अमाउंट नहीं आएगा, वो केवल कहां आएगा, यहां ग्रॉस लायबिलिटी दिखा देंगे, भैया सिक्योर्ड क्रेडिटर को आपने कितना पेमेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर सिक्योर्ड जो क्रेडिटर है उनको हमने जो पेमेंट किया है वो पूरा कर दिया, तो यही लिखना है, यहां कुछ नहीं आएगा। और अगर कुछ बाकी है तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जाएगा, फिर भी यहां कुछ नहीं आएगा, बस इधर दिखाना है कि कितना पेमेंट किया है, क्योंकि वो पेमेंट हो चुका है, उन्होंने जो गिरवी लैंड रखी थी उसको बेच करके अपना पेमेंट ले लिया है। ओके, जो बाकी नहीं ले पाए हैं, अगर डेफिशिएंसी आ गई तो वो अनसिक्योर्ड में जाएगी। ओके, फिर आएगा यहां पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, एज पर लिस्ट सी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को आप पेमेंट करेंगे, यहां पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे। तो अब जो बैलेंस बचेगा वो किसके लिए, पहले ये बैलेंस किसके लिए था, सबके लिए था, तीनों के लिए था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, तो अब जो पैसा बच गया वो किसके लिए अवेलेबल है, वो है 2 जनों के लिए। ये देखो, एस्टिमेटेड बैलेंस अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर हम क्या करेंगे, लिस्ट डी के अंदर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। अब जो पैसा अवेलेबल है वो किसके लिए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए। फिर हम क्या करेंगे, लिस्ट ई के अंदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे। ये देखो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे लिस्ट ई के अंदर, ये देखो लिस्ट ई के अंदर अनसिक्योर्ड, लिस्ट ई के अंदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे। और जैसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे लिस्ट ई के अंदर, अब जो पैसा बचेगा वो क्या है, वो है या तो सरप्लस या डेफिशिएंसी। अगर ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वगैरह पूरे पेमेंट हो पाए और उसके बाद में भी पैसा बच रहा है तो सरप्लस, और अगर माइनस में है तो डेफिशिएंसी। ओके, और ये कैसे निकालेंगे, ग्रॉस एसेट और ग्रॉस लायबिलिटी, यानी कि लिस्ट ए और लिस्ट बी से टोटल करी, उसमें से लिस्ट सी, लिस्ट डी, लिस्ट ई लेस कर दिया हमने। ओके, अब अगर सरप्लस बच जाता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए पैसा बच जाता है अभी भी, क्योंकि एसेट्स को बेचने से ज्यादा पैसे रियलाइज हुए थे, तो अब आपके पास अगर सरप्लस बच जाता है तो उसमें सबसे पहले अब पे किया जाएगा जो हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिट कैपिटल है या इक्विटी शेयर कैपिटल है, उनको सबसे पहले प्रेफरेंशियल को पे किया जाएगा, वो लिस्ट एफ के अंदर आता है। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल पे की जाएगी, वो लिस्ट जी के अंदर आ जाता है। अगर ये दोनों भी पूरे पेमेंट होने के बाद में भी अगर प्लस में पॉजिटिव आंसर आता है तो सरप्लस, और अगर नेगेटिव आता है तो डेफिशिएंसी, एज पर लिस्ट एच ऑटोमेटिकली अपने आप निकल के आ जाएगी। तो ये था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का एक फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो तो, या आपको कुछ और भी पूछना हो तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।